Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we will be covering the prelims Q&A Bank of Indian Economy. इस Q&A बैंक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर अप कर चुके हैं. दिस इज़ जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस ओनली. IAS ने हर सब्जेक्ट के Q&A बैंक रिलीज़ करे हैं जहां से आप लोग अपने MCQ की प्रैक्टिस को कर सकते हो. बट बिफोर दिस आप लोग PYQ ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए. हालांकि PYQ के कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी चैप्टर वाइज आप लोगों के कवर हो जाएंगे, और MCQ तो हम जहाँ से भी करें और जितने भी करें वो बेनिफिशियल ही रहता है. जितनी मैक्सिमम आप लोग MCQ की प्रैक्टिस कर लेंगे. तो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके सब्जेक्ट में चीज़ें दी गई हैं. तो दिस इज़ अबाउट द मनी एंड बैंकिंग. देख लेते हैं इस चीज़ को कि मनी एंड बैंकिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या क्या हमें क्वेश्चन दिए गए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. आपको जो भी डाउट कन्फ्यूज़न कुछ भी चीज़ हो आप कमेंट करके बता सकते हैं. यू वांट मी टू चेंज द पैटर्न, यू वांट कि कुछ और तरीके से डिफरेंट तरीके से कवर करा जाए. बिकॉज ऑफ टाइम कम है तो आप लोग सारा जो है वो डिवोट अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं. जो लोग अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं अपकमिंग या नेक्स्ट ईयर भी देने वाले हैं, तो ये बेनिफिशियल तो सबके लिए एक रिवीजन फॉर्मेट हो रहा है. स्टैटिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर बेस्ड MCQ हैं तो आप लोगों को अभी के लिए ही बेनिफिशियल है. तो अगर आप 2025 2026 कोई भी प्रीलिम टारगेट कर रहे हैं देन यू कैन यूज़ दिस MCQ. मतलब आप इसको अपनी MCQ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं. चलिए यहाँ पे वो बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन इंडियन इकोनॉमी. मनी सप्लाई इनमें से किस मेजर्स के थ्रू आपकी इकोनॉमी में पैसा जो है वो ज़्यादा जाएगा. इंक्रीज इन सेविंग बाय द पब्लिक इन देयर बैंक अकाउंट. अगर पब्लिक सेविंग कर रही है तो क्या उससे इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा जा रहा है. मनी सप्लाई मतलब मार्केट में जब पैसा है, मार्केट में जब पैसा है सर्कुलेशन में है, राइट. तो इसमें सेविंग से तो नहीं बढ़ रही है मनी सप्लाई. गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी पब्लिक को बेच रही है सेंट्रल बैंक के थ्रू, राइट. अब देखिए गवर्नमेंट अगर बेचेगी, गवर्नमेंट ने बेच दिया इसका मतलब हमने खरीदा, और जब हम खरीदेंगे तो हम पैसे दे देंगे ना बैंक को, तो हमारे पास से तो पैसा कम हो जाएगा ना. जब भी हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेल कर रही है, हम परचेज़ कर रहे हैं, और आप जब परचेज़ करते हो तो आपके पास सामान आ जाता है और पैसा चला जाता है. तो इस केस में भी मनी सप्लाई कम हो गई. ये भी नहीं बात है, यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ने की बात हो रही है. इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेज इन द इकोनॉमी. अगर हमारी इकोनॉमी में टैक्स बढ़ गए हैं तो मुझे अब ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है. अगेन मेरे पास से पैसा कम हो गया. तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द पॉइंट. सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लिया है RBI से, मतलब बोरो करा है RBI से. डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है. डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि देखिए वैसे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक सिंपल सा मतलब होता है RBI जब करती है तो प्रिंटिंग ऑफ द न्यू करेंसी. इकोनॉमी में करेंसी कम है तो RBI कई बार न्यू नोट प्रिंट करती है, तो दैट इज़ ऑल्सो डेफिसिट फाइनेंसिंग. एंड जब वो पैसा सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे आपसे लिया है, उस जो कमी आ रही है फाइनेंस की उसको फुलफिल करने के लिए, तो वो इकोनॉमी में इंजेक्ट करने के लिए लिया है. तो यस, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके थ्रू आपकी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, राइट. यही पूछा था कि मनी सप्लाई इनमें से किस पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी. क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं. इन कंटेक्स्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, CRR की अगर हम बात करें, इन स्टेटमेंट की बारे में आप बताइए. तो सबसे पहले यहाँ पे एक दो पॉइंट्स मैं आपको CRR के बारे में बता देती हूँ. कैश रिजर्व रेशियो, CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो. ये वो पैसा है आपके जो टाइम डिपॉजिट एंड लाइबिलिटीज़ का, बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट एंड लाइबिलिटी होती है, जो वो सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है RBI के पास, RBI के पास एज अ डिपॉजिट रखता है, राइट. आपकी कंट्री के कमर्शियल बैंक, देखिए कमर्शियल बैंक पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं. हमें अगर पैसा डिपॉजिट करना है, लोन चाहिए पब्लिक को, तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं. बट कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, राइट. तो सेंट्रल बैंक के पास वो पहले से ही अपनी जो टर्म डिपॉजिट या लाइबिलिटीज़ वगैरह जो उनके पास आता है पैसा, उसका कुछ अमाउंट वो बैंक के पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास. ये CRR कितना रेट होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका RBI डिसाइड करेगा. अब RBI के पास वो ये पैसा रख रहे हैं, CRR एक परसेंटेज डिसाइड करेगा, कौन, RBI. लेट से कि मेरा टोटल टाइम डिपॉजिट या लाइबिलिटी 10,000 है. RBI ने कहा ठीक है मुझे 10% आप CRR रख दो मेरे पास. तो आपने 10% यानी 1,000 इसके पास रख दिया. अब आपके पास कितना पैसा बचा, 9,000. अब ये 9,000 आप एज अ लोन पब्लिक को ऑफर कर सकते हो क्योंकि आपके पास ये अमाउंट बचा है, राइट. अब मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मार्केट में चल रही है लेट से इन्फ्लेशन, महंगाई चल रही है. महंगाई जब भी चलती है तो बैंक उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ करता है. CRR उसी में से एक टूल है. अब
इन्फ्लेशन के केस में महंगाई है और उसको क्या करना है, मार्केट से पैसा कम करना है। मार्केट से पैसा कम करना है तो ये 9,000 रुपये उसे नहीं भेजने अब मार्केट में, तो आरबीआई कहेगा एक काम करो, अब आप मुझे 10% नहीं 20% सीआरआर दो। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग जस्ट, राइट। तो अब आप उसे 2,000 यहाँ पे दोगे और आपके पास सिर्फ बचे 8,000, यानी अब कमर्शियल बैंक आगे सिर्फ 8,000 उधार दे पाएंगे, तो अपने आप ही इकोनॉमी में पैसा कम गया। तो इन्फ्लेशन के केस में हम सीआरआर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोगों के पास से, यानी बैंक बढ़ाता है, आरबीआई बढ़ाता है ताकि वो लोगों के पास मनी सप्लाई कम पहुंचे और लोग कम डिमांड करें। और वहीं डिफ्लेशन के केस में बिकॉज पीपल आर नॉट डिमांडिंग, लोगों की परचेजिंग पावर कम है, तो वो सीआरआर को कम कर देता है ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचे, लोग पैसा लें और मार्केट में उस पैसे को लगाएं। डन। इस सीआरआर पे आपको कोई इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर नहीं होता है, विदाउट इंटरेस्ट ये चीज़ रहती है। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। हायर सीआरआर लीड्स टू रिडक्शन इन द मनी मल्टीप्लायर। अगर सीआरआर ज़्यादा होगा तो मार्केट में पैसा जो है वो क्या जाएगा, कम जाएगा। सही बात है, मैंने अभी बताया ना, इन्फ्लेशन अगर आपका सीआरआर ज़्यादा है तो आप क्या करते हो, सीआरआर रेट बढ़ाने का क्या मतलब है, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, इसका मतलब कि अब पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, राइट। आरबीआई ने सीआरआर बढ़ाया, इसका मतलब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है और पब्लिक को देने के लिए उसके पास अब कम पैसा है। ठीक है, ये पॉइंट ठीक हो गया। हमसे पहले पूछ कह रहा है, ये देख लो, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो 1 तो होगा ही नहीं, 1 नहीं होगा तो ये 2 पॉइंट अपने आप ही कट जाते हैं। अब सेकंड देखते हैं। बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन द रिजर्व मेंटेन्ड विद आरबीआई अंडर सीआरआर रिक्वायरमेंट। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस पे आपको, ये कोई इंटरेस्ट के लिए नहीं है, आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट फॉर इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट हो गया गलत। सीआरआर कैन बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और कैश। नहीं, सीआरआर सिर्फ देखो आप कैश की फॉर्म में मेंटेन करते हो, गोल्ड, कैश एंड अदर लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में आप जो रिप्रेजेंट करते हो वो एसएलआर होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीआरआर, तो सीआरआर जो है वो ओनली कैश फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। तो थर्ड भी गलत हो गया। अब उसने हमसे पूछी, गलत ही स्टेटमेंट थी, तो गलत यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर, गलत ही सेकेंड एंड थर्ड दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ यहाँ पे आपको 4 पॉइंटर्स दिए हैं और वो कह रहा है इनमें से बताइए कि कौन कौन से मनी सप्लाई M1 के कंपोनेंट है। देखिए M1 जो होता है ना, स्टॉक मेजर होते हैं। मनी सप्लाई अगर आप लोगों ने स्टैटिक पढ़ा है तो मैं मान के चल रही हूँ, अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो आप सबको ये आंसर आने चाहिए, राइट। आप सबको ये आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पे आपके स्टॉक मेजर्स होते हैं M1, M2, M3, M4। अगर मैं बात करूँ M1 की, उसने हमसे क्वेश्चन में M1 पूछा है, मैं एक बार सारे रिकॉल करा देती हूँ आपको। अगर हम लोग बात करें M1 की, तो M1 में आपके जाते हैं करेंसी नोट्स, कॉइन्स, मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस DD, डिमांड डिपॉजिट। C प्लस DD, C इज़ करेंसी विद पब्लिक जिसमें नोट्स और कॉइन्स आते हैं, DD इज़ डिमांड डिपॉजिट। M2 की बात करते हैं, M2 इज़ अ स्टॉक मेजर। M2 की जब हम बात करते हैं तो उसमें M1 जाता है, M1 मतलब करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट, प्लस इसमें जाती है पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग करा रखी है। समटाइम पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग सेविंग करके रखते हैं, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग जाती है। फिर बात आती है M3 की। M3 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेज़र है। M3 में आपका जाता है M2, यानी M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग, राइट। M1 मतलब M1 जाएगा आपका करेंसी, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, प्लस आपका जाएगा टाइम डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, मतलब जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपने यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो टाइम डिपॉजिट M3 में जाता है। M4 में क्या जाता है, M4 में जाता है M3 मतलब करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, प्लस इसके अलावा क्या जाता है आपके पास, पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सक्लूड होता है इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर कहीं इस तरीके से लिखा हो NSC, तो NSC इंक्लूड नहीं होता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें नहीं जाता है, राइट। आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड वो होता है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जो कैश की कन्वर्जन जिसकी आसानी से हो सकती है उसे हम लिक्विड फॉर्म कहते हैं। तो M1 जो होता है वो हाईली लिक्विड होता है, M4 जो होता है वो लीस्ट लिक्विड होता है, इसको कैश में कन्वर्जन में कंपैरेटिवली टाइम लगता है। और M3 जो है वो मोस्ट वाइडली यूज स्टॉक मेजर है। हालांकि क्वेश्चन हमारा सिर्फ M1 के बारे में था, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या, M1 के बारे में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, आई थिंक 2-3 यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गए हैं, तो या
ओके, यही हम कवर कर रहे थे आई थिंक। या दिस इज़ द मोड, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। आई थिंक PDF लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। Okay, let's do one thing then. या ओके, सॉरी फॉर द टाइम लॉस। यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, अब M1 के बारे में पूछ रहा है। M1 में इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है? M1 में टाइम डिपॉजिट जाता है क्या? टाइम डिपॉजिट नहीं जाता। M1 में पोस्ट ऑफिस सेविंग जाता है? नहीं जाता। कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स जाते हैं और डिमांड डिपॉजिट जाता है। C+DD जाता है। तो 2 और 4। हालांकि उसने ये नहीं पूछा कौन कौन से, उसने पूछा इनमें से कितने इंक्लूड किए जाएंगे, तो 2 इंक्लूड किए जाएंगे। तो 2 ओनली 2 करके हमारा आंसर हो गया 2 और 4। आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन ये स्टॉक मेजर की बात कर रहा है। M1 इज लीस्ट लिक्विड, इंक्लूड ओनली करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। अभी बताया मैंने आपको, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, M4 सबसे कम लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब जिसका कैश कन्वर्जन ईजिली हो सकता है। तो M1 इज़ हाईली लिक्विड। M3 इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट। ये गलत हो गया। M3 जो है वो आपका क्या है, नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, और इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मनी सप्लाई मेजर है। तो ये मैंने अभी बताया, सबसे ज़्यादा M3 यूज़ होता है। तो ये भी ठीक है। इंटर बैंक डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। बिल्कुल, जो बैंक आपस में एक दूसरे में डिपॉजिट करे वो नहीं इंक्लूड होते। जो पब्लिक की पैसा आपके पास यहाँ पे है वो स्टॉक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं, राइट? वो स्टॉक मेजर में होते हैं। तो ये भी ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट तो मेरी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हुई ना। तो कितनी इनकरेक्ट है? ओनली 1 इनकरेक्ट है, बाकी दोनों तो यहाँ पे सही मेंशन की गई हैं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट, इन स्टेटमेंट को आपको देखना और बताना है कि दोनों में से कौन सी करेक्ट है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि इट इज़ अ प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द फाइनल इनकम दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इंजेक्शन और विड्रॉल और स्पेंडिंग। बिल्कुल, जब भी हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं ना, तो आप कितना पैसा लगा रहे हो, आप कितना पैसा निकाल रहे हो, उससे आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, राइट? आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, ये बात की जाती है। फिर यहाँ पे वो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू MPC। ध्यान से देखेंगे, देखिए मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं K से। मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं K से, सबसे पहले ये ध्यान रखो। और K मल्टीप्लायर निकालने का एक फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/MPS एंड K इज इक्वल्स टू 1/1 - MPC। अब क्वेश्चन आता है ये MPC MPS क्या है? देखिए, MPS इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPS की वैल्यू निकल के कैसे आती है? MPS आती है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। व्हाट इज दिस डेल्टा S एंड डेल्टा वाई? डेल्टा S होता है चेंज इन सेविंग एंड डेल्टा वाई होता है चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज हो रहा है आपकी, अगर आप उसका रेशियो निकाल दें तो आपका MPS निकल आता है। वहीं MPC होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। मतलब मेरा इनकम में चेंज होने, ये डेल्टा क्या है? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। मतलब मेरा इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, उसकी रेशियो निकालने को हम कहते हैं MPC। तो इट इज़ 1/1 MPS। तो मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू MPS। 1/MPS इसका मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है? इन्वर्स बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MPC। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है। ये MPS MPC क्या होते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? तो इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू MPS बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MPC। तो यहाँ पे तो वो ये उल्टी बात बोल रहा है, वो कह रहा है कि इन्वर्सली रिलेटेड टू MPC। सो नो, इट इज़ नॉट इन्वर्सली रिलेटेड टू MPC। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी है कि क्या हुआ एग्जाम्पल देके, बट मैंने समझा दिया। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाएगी। आप लोग एक बार रीड कर लेंगे अपने पार्ट पे, ठीक है? फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो वो पूछ रहे हैं कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली करेक्ट है यहाँ पे हमारी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CRR के बारे में अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करा है।
CRR is the proportion of total deposit that a commercial bank must keep as a cash reserve with central bank. राइट जो आपको एज अ कैश रिजर्व रखना है सेंट्रल बैंक के पास, बिल्कुल ठीक है. SLR इंक्लूड ओनली एसेट लाइक कैश एंड गोल्ड. नो, SLR में आप कैश, गोल्ड एंड अदर लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में भी वो डिपॉजिट रख सकते हो. SLR इज द अमाउंट दैट एवरी कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्फ. आपके पास जो लोग पैसा जमा कराने आ रहे हैं उसको आप आगे लोन देते हो, लेकिन लोन देने से पहले कुछ पैसा आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, कुछ पैसा आपको खुद के पास रखना है. तो जो सेंट्रल बैंक के पास रखना है वो CRR, जो खुद के पास रखना है वो SLR. तो SLR को आप लोग कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट बोरोइंग्स किसी भी फॉर्म में रख सकते हो. तो ये गलत हो गया, ओनली लिक्विड एसेट्स लाइक दिस एंड दिस. आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन चल रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इन रेट को कम कर देती है. अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब इन्फ्लेशन होगी इसका मतलब लोगों के पास से मुझे पैसे को कम करना है, लोगों की मनी सप्लाई को कम करना है. तो आप ये जो भी रेट है CRR, SLR यानी कि RBI इस रेट्स को बढ़ा देती है, क्योंकि ये बढ़ाएगी तो इनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, बैंक के पास कम बचेगा, और बैंक के पास कम बचेगा तो बैंक आगे पब्लिक को भी कम देंगे लोन. राइट, तो मनी सप्लाई कम करनी है हमें. तो इन्फ्लेशन के केस में डिक्रीज़ नहीं होता, इंक्रीज़ होता है. तो दोनों जो स्टेटमेंट है सेकंड थर्ड गलत हो गई, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपकी सही है, दैट इज़ द फर्स्ट वन. तो कौन सी, ये पूछ रहा है आपसे कितनी करेक्ट है, तो ओनली वन करेक्ट है. ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी सही कौन सी गलत है. चलिए, विद रेफरेंस टू CRR एंड SLR. अब अगेन CRR SLR की बात आ गई. फर्स्ट स्टेटमेंट वो कह रहा है CR इज मैंडेटेड बाय द, मतलब CRR के जो प्रोविजन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखे हैं और SLR के 1934 RBI एक्ट. गलत हो गया. देखो, CRR इज दैट अमाउंट, मिनिमम अमाउंट जो आपको RBI के पास रखना है, तो इट इज़ रिलेटेड टू RBI. तो इन्होंने उल्टा बोल दिया है. CRR के जो मैंडेट हैं वो RBI एक्ट में है 1934 के, एंड बैंकिंग रेगुलेशन में आपके SLR के मैंडेट हैं. तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत. वो यही पूछ रहा है कि कितनी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट हैं, तो पहली तो गलत हो गई. ये दोनों को, बोथ CRR एंड SLR आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़. नहीं, CRR में हम टोटल डिमांड भी देख लेते हैं और SLR में हम लोग नेट वैल्यू निकालते हैं. राइट, CRR में टोटल के बेसिस पे भी आप वैल्यू ले लेते हो, लेकिन SLR में हम नेट की बात करते हैं. अपर लिमिट ऑफ SLR इज डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI. बिल्कुल नहीं, SLR की अपर लिमिट RBI ही डिसाइड करती है. RBI डिसाइड करती है कितना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सेपरेट अलग फंक्शन है. अभी आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे. तो आपकी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, आपकी एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है. तो आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3. चलिए, लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. 8 तक हमने कर लिया था, सॉरी 7th कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 8. अगेन कुछ कैश रिजर्व रेशियो के बारे में है. कैश रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिमांड, डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी. जो उसको कैश रिजर्व की तरह रखना है RBI के पास, ठीक है. ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन RBI रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. सेम स्टेटमेंट आ गई, बार बार आ रही है. ध्यान रखना, इन्फ्लेशन में बढ़ाता है, डिफ्लेशन में कम करता है, इन्फ्लेशन में इंक्रीज होती हैं. तो ये गलत हो गई. बैंक को रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है RBI की, ये भी ऊपर स्टेटमेंट आई थी. CRR पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है. CRR पे इंटरेस्ट नहीं आप चार्ज करते हो. CRR में आप बस एज अ डिपॉजिट रख रहे हो, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है हमें उस पर. तो एक स्टेटमेंट क्या हो गई इसकी, सिर्फ करेक्ट हो गई, दैट इज़ द फर्स्ट वन, बाकी गलत है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. आई होप चीज़ें समझ में आ रही हो. इनकेस किसी को किसी में डाउट है क्वेश्चन में, देन आप एक बार मेंशन कर सकते हैं कमेंट करके. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए जब भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा है ना, तो अगेन वो एज अ लोन ज़्यादा देगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में. तो इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सेस अमाउंट होता है जो कि बैंक्स के पास होता है, उनका जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, उसको कम करने के लिए RBI जो है वो बैंक से ये पैसा ले लेती है. RBI बैंक से ये पैसा ले लेती है, और बैंक से ले रही है मतलब ये नहीं कह रही कि लाओ मुझे दे दो. मतलब रीज़न क्या है, आप उनसे क्यों लोगे, आप उनको अपने पास एज अ डिपॉजिट रखोगे और बैंक को उस पर इंटरेस्ट भी दोगे. बैंक आपके पास रखेंगे एंड यू विल गिव द इंटरेस्ट, आप बैंक को इंटरेस्ट भी दोगे. राइट, तो ये चीज़ ये है कि ये टूल है जो RBI यूज़ करता है ताकि आप बैंक से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, मतलब उनका जो एक्स्ट्रा फंड जो पैसा है वो एब्जॉर्व कर लो. बिल्कुल, इसीलिए हम करते हैं. कोलेट्रल रखने की ज़रूरत है क्या, नहीं. जब आप रेपो रेट, मतलब जब RBI सेंट्रल बैंक से लोन लेता है रिवर्स रेपो रेट में,
रेपो रेट में तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लेता है उनसे लोन। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल यानी कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है लोन के फॉर्म में, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आपको वो पैसा नहीं रखना है, राइट। आसान भी हो जाता है जब कोलेटरल नहीं रखना है तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। बिल्कुल, अभी तो मैंने एक्सप्लेन करा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। आप अगर पैसा ले लोगे तो बैंक आगे लोन नहीं देगा, लोन नहीं देगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। किसी को कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप स्टिल पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन अ डिटेल मैनर, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब फिर भी काफ़ी डिटेल में समझा दूँ आप लोगों को चीज़ें, लेकिन वही है, उतना डिटेलिंग नहीं हो पाता है जो हम लोग स्टैटिक में पढ़ते हैं, राइट। स्टैटिक जितना तो नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई ट्राई कि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व कर दूँ। अब बात आती है एमपीसी का, मैं पहले समझा देती हूँ, फिर यहाँ एमपीसी को जो क्वेश्चन लिख के दिया है वो हम लोग देख लेंगे। अब एमपीसी जो है ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको सेटअप किया गया था बाय एक मेमोरेंडम साइन हुआ था आपकी कंट्री के सेंट्रल बैंक प्लस गवर्नमेंट के बीच में, राइट। सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे मेमोरेंडम साइन हुआ। अब जो है यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस जो किया गया, तो आरबीआई एक्ट तो बहुत पहले आ चुका था। आरबीआई एक्ट तो 1934 का एक्ट है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट की गई बाय फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू। फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू हमने आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट की और एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क सेट करा, जिसको हमने बोला आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो एक स्टेटमेंट याद रखना, ये 6 मेंबर बॉडी है। ये 6 मेंबर बॉडी है। इन 6 मेंबर बॉडी में कौन कौन है? एक आपके आरबीआई के गवर्नर नंबर 1, राइट। आपके आरबीआई के गवर्नर जो कि इसके चेयरपर्सन है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं इसके डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के, राइट। वो इंचार्ज हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। एक मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होता है बाय आरबीआई नॉमिनेट करता है। ये 3 लोग हो गए, राइट। ये 3 लोग हो गए। बाकी 3 मेंबर जो हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 6 मेंबर बॉडी है। एक आपके गवर्नर जो कि चेयरपर्सन है, फिर डेप्यूटी गवर्नर जो कि इंचार्ज हैं, एक मेंबर आरबीआई अपॉइंट करता है, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। कंपोजिशन अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से कंपोजिशन देख लीजिए। 4 इयर्स तक का इनका टेन्योर रहता है। कोरम क्या होती है आरबीआई की कोई भी मीटिंग की? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कोरम क्या होती है आरबीआई की कोई भी मीटिंग की? कोरम मतलब मिनिमम मेंबर, ताकि मीटिंग स्टार्ट हो सके। तो 4 मेंबर होने ही चाहिए। इन 4 मेंबर में से गवर्नर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 गवर्नर, मतलब एक तो गवर्नर प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नर ही नहीं है तो आप स्टार्ट करो, और अगर इनकेस गवर्नमेंट एब्सेंस है तो डेप्यूटी गवर्नर प्रेजेंट हो, राइट। ऐसा ना हो कि गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर में से कोई भी एक नहीं हो और आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी बाकी 4 मेंबर के साथ, तो ये नहीं हो सकता। 1 शुड बी गवर्नर, ईदर गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे आप मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे डिसीजन लेते हो। अगर वोटिंग में टाई हो जाए, अगर वोटिंग में फॉर एग्जांपल लेट से टाई हो जाए, 3-3 वोट आ जाए, तो आपका जो वोट है, जो डिसाइडिंग वोट है, कास्टिंग वोट है, वो आरबीआई के गवर्नर वाला ही माना जाएगा। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कास्टिंग वोट किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। अगली चीज़ आपको याद रखनी है, एमपीसी के जो डिसीजन होते हैं, एमपीसी ने जो भी फाइनलाइज किया ना, वो आरबीआई पे बाइंडिंग होते हैं। आरबीआई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं मान रहे हैं। तो एमपीसी के आपके जो भी डिसीजन हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, दैट इज़ बाइंडिंग ऑन आरबीआई। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीसी के रिगार्डिंग इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन कंसल्टेशन विद कमर्शियल बैंक। अभी बताया ना, आरबीआई किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में बनाई थी, कमर्शियल बैंक के साथ नहीं। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ एमपीसी आर नॉट बाइंडिंग। अभी बताया मैंने, बाइंडिंग होते हैं। 6 मेंबर बॉडी होती है, खैर वो सब पूछा नहीं है, बट यहाँ गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, 1 member from RBI, 3 members from the appointed by the representation of the government of India. कास्टिंग वोट आपका किसका रहता है? गवर्नर का रहता है। कोरम 4 मेंबर की है। जो कोरम है उसमें एक गवर्नर या ईदर गवर्नर या फिर आपका डेप्यूटी गवर्नर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है।
क्लियर? ये 10 क्वेश्चन तक हमने देख लिया। आई नो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलनी पड़ती हैं चीज़ें। आप भी देख रहे हो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे आपको डिटेल में भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, सिर्फ सीधा आंसर ना बता दूँ, बिकॉज फिर उसके अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? फिर तो यही रहेगा कि आप लोग खुद ही बैठ के रीड कर लो। तो इसलिए थोड़ी सी लेंथ हो भी ज़्यादा रही है, राइट? थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो रही है, बट आई होप यू कैन मैनेज। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके अपना टाइम निकाल के इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे 2 से 3 पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट कर दें और फिर अगले चैप्टर की तरफ आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।